हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का सरिता बल्हारा क्लासेस में। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने, जो कि हमारी एमसीक्यू की रहेगी और ये एमसीक्यू हमारे हिंदी पेडागोजी के होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भाषाई कौशलों के संदर्भ में भाषा के 4 कौशल हमने सीखे थे स्टार्टिंग में थ्योरी वीडियो में, जिसमें हमारा लिखना, बोलना, पढ़ना और एक और था भाई राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड वन मोर नॉट रिमेंबर यट। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इन चारों कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये हमने बताना है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र, भाषाई कौशल एक क्रम में से सीखे जाते हैं, भाषा एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन, एक साथ हम भाषा के कौशल को नहीं सीख सकते, हम एक क्रम में सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा 91 का, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आंसर की में ये दे रखा है भाई, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, पर मेरे को ये नहीं लग रहा। भाषाई कौशल एक क्रम से ही सीखे जाते हैं, ठीक है। चारों में मतलब क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है, चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, लेकिन वो एक क्रम में हम सीखते हैं। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम मेथड, मौखिक मतलब जब बच्चा बोलता है मुख से, ठीक है। मौखिक एक होता है लिखिक, तो उसमें दो आ जाते हैं हमारे मौखिक में, सुनना भी आ जाता है और बोलना भी आ जाता है। तो भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो क्या है, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, बिल्कुल। अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना, बिल्कुल। किसी विषय पर चर्चा करना, बिल्कुल। लेकिन प्रश्नों के उत्तर पूछना, दूसरे से पूछे, वो सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा की जो डेवलपमेंट होती है, लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है, तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 3 सही है, 1 नहीं है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, बिल्कुल सही है भाई। सॉरी भाई, थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, ये भी ठीक है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, मतलब उसको प्रारंभिक जब उसका जन्म होता है तो किस तरीके का भाषाई परिवेश उसको मिलता है, वो भी उसकी भाषा को समृद्ध बनाने में उसकी हेल्प करता है। और भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, नहीं, ये नहीं है, ठीक है। मतलब ये भाषा विकास के संबंध में बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन सही है। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, मतलब ये कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा को हमें सेंट्रल नहीं बनाना, मध्यस्थ नहीं बनाना, और फिर भी हम दूसरी भाषा को सीख जाते हैं। तो ऐसा किस में होता है भाई, तो ये जो हमारी विधि है ये रहेगी 94 का 3, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में हम ऐसा कर पाते हैं। अब देखिए, एक मिनट, एक बार हम ये विधि जो हैं, हम इन विधि को डिस्कस कर लेते हैं भाई। इसमें कौन कौन सी आई है, एक अनुवाद विधि आई है, अनुवाद विधि से स्टार्ट करते हैं। अनुवाद विधि में क्या होता है, जो शिक्षार्थी होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उनको व्याकरणिक नियमों के आधार पर, मतलब जो व्याकरण के नियम हैं उनके आधार पर लक्ष्य भाषा या फिर हम ये कहें कोई अन्य भाषा का एक भाषाई विवरण उनको समझाया जाता है, ठीक है। इसके साथ मातृभाषा के साथ लक्ष्य भाषा में होने वाले अनुवाद प्रक्रिया को भी उनको समझाया जाता है, ठीक है। एक होती है हमारी ये विधि है भाई प्रत्यक्ष विधि, आप इसको लगाइए। इस 2 तरह की है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो दोनों कर लेते हैं। जो ये विधि है, यहाँ पे बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, किसमें, अप्रत्यक्ष में। ये अप्रत्यक्ष में कभी हम बच्चे को नियम नहीं बताते और बच्चे को बिना उन व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए उनको कोई भी लैंग्वेज सिखा दी जाती है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, एक तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, क्लियर। और इस विधि में बालक की मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए
यही बात क्वेश्चन में कही गई है कि बालक की जो मातृभाषा है उसको मध्यस्थ नहीं बनाना, उसको सेंट्रल नहीं बनाना और फिर भी उसको दूसरी भाषा सिखाई जाती है। तो इस विधि में भाषा प्रयोग की प्रधानता होती है। ये हमारी प्रत्यक्ष विधि है। एक और होती है भाई द्विभाषी विधि, जो कि पहली विधि दे रखी है। तो द्विभाषी में क्या होता है, ये जो विधि है यहाँ पे बालक मातृभाषा और आप ये कह लीजिए विदेशी भाषा, दोनों को संयुक्त रूप से प्रयोग में लेते हुए, दोनों को वो प्रयोग कर रहा है, संयुक्त रूप से इकट्ठा करके विदेशी भाषा को सीख जाता है। ठीक है। और द्विभाषी विधि की मान्यता है बालक मातृभाषा प्रत्यक्षीकरण के साथ सीखता है ना, दोनों को संयुक्त रूप से सीख रहा है। तो बालक ने मातृभाषा का प्रत्यक्षीकरण तो किया ही साथ साथ, और उसके साथ साथ ही इस बच्चे ने सीखा। तो इसमें प्रत्येक शब्द को अनुदित नहीं किया जाता, और स्पेशली जो द्विभाषी विधि है भाई, इसका प्रयोग सम्मेलन, ये जो गोष्ठियाँ होती हैं उनमें किया जाता है। क्लियर है। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 95। भाषा अर्जन के संबंध में, भाषा को हम एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है कि जो समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। जिस समाज में, जिस संस्कृति में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसी के अनुसार हम किसी भी शब्द का अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया हमारे अंदर नेचुरली रूप से होती है कि हमारे परिवेश में इन पर्टिकुलर शब्द का मतलब क्या निकाला जाता है। तो ये जो एबिलिटी है ये हमारे अंदर ऑलरेडी नेचुरली रूप से प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है। मतलब पाठ के जब अंत होता है, ख़त्म होता है, तो अभ्यास के क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दी होती है, गतिविधियाँ दी होती है कि ये आपको करके देखनी है। तो इनमें से 3 तो उसके उद्देश्य हैं, एक उनका उद्देश्य नहीं है। तो पूछा कौन सा उद्देश्य नहीं है। सृजनात्मकता का विकास करना भी उद्देश्य है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना भी एक उद्देश्य है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये इनका कोई उद्देश्य नहीं होता देने का, और भाषा का विस्तार करना भी एक उद्देश्य है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। मतलब पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ साथ जो कला की शिक्षा है वो दी जाती है, तो उसको समेकित करने का एक उद्देश्य क्या नहीं है पे आपने ध्यान देना है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, कला को साथ लेके चलते हैं, उनमें रचनात्मकता का विकास होता है, चित्रों के माध्यम से उनमें अभिव्यक्ति का विकास होता है, लेकिन बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, तो उसके लिए तो आर्ट नहीं सिखाई जाती, उसके लिए तो कला नहीं दी जाती। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों, मतलब किस तरीके की प्रैक्टिस और एक्टिविटीज़ हों जब आप पाठ का एंड करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट 98 का, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर जिनसे मिले, इस तरीके का अभ्यास व गतिविधियाँ हों। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा के शिक्षण में मतलब वो खेल खेल में बच्चों को भाषा सिखाई जाती है, तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों होता है ऐसा, ये हमने बताना है। ताकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, ये भी नहीं है। और खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, ये भी नहीं है। जो खेल होते हैं ना, खेल में हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उससे हमारी भाषा का विस्तार होता है। ठीक है, ये तो है ही, खेल में शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन हमें यहाँ लैंग्वेज के रूप से देखना है, तो खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 100 देखिए, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय, सतत मतलब कॉन्टीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन असेसमेंट आप कर रहे हैं, आप किसे सर्वोपरि मानते हैं उस टाइम पे, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखित प्रश्न पत्र,
पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता और कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता क्या है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता मतलब उनकी पढ़ने की क्षमता का आकलन करने में, आकलन करना कि कितना उनको पढ़ना आता है, किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके की रहेगी भाई, बाल साहित्य की कोई भी संवादात्मक कहानी जिसमें संवाद हो, डायलॉग हो, इस तरीके की कहानी से आप उनकी पढ़ने की क्षमता को असेस कर सकते हैं। 102 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है। ठीक है, उनकी मातृभाषा को हम बोले तो, क्योंकि जो घर की भाषा होती है उसमें क्या होता है, वो घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, उसी में वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं आसानी से। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। भाषा सीखने और सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है ना, जो घर पे बच्चे काम करके लेके आते हैं, तो उस चीज़ को देने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, सीख तो उसने स्कूल में भी लिया, लेकिन उस सीखने का विस्तार जो होता है, सीखने का विस्तार जो करना है, वो कहाँ पे होगा, स्कूल लेवल पे होगा। ठीक है। 104 देखिए, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, व्याघात होता है भाई आघात या बाधा, तो भाषा सीखने में मातृभाषा की बाधा क्या पूर्ण रूप से होती है, क्या नहीं होती, या होती है या आंशिक रूप से होता है, तो ये हमने बताना है। तो सभी को पता है भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात या आघात होता है। ठीक है, मतलब उनका मेन घात होता है, मेन आघात मातृभाषा का दूसरी भाषा को सीखने में होता है। आघात लेके चलिए आप इसका मीनिंग यहाँ पे। ठीक है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब भाषा सीखते हैं तो कुछ गलतियां होती है, त्रुटि होती है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमने बताना है। तो यहाँ पे जो कथन सत्य नहीं है वो क्या है भाई, 105 का, कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, मतलब वो हमेशा ही रहती है, तो ऐसा नहीं होता, त्रुटियां अस्थायी होती है। और भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, और त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा रहेगा 121। प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे किस तरीके की कविताएं पसंद करते हैं, ये हमने बताना है। तो बच्चे यहाँ पे जो कविताएं पसंद करते हैं स्पेशली प्राइमरी लेवल पे, वो लय पूर्ण, जिनमें ना लय होती है, लय के साथ एक टीचर गाता है और उनको वो कविताएं पसंद आती हैं। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्षर स को श कहती है, तो भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, आपका रोल क्या रहेगा। देखिए, जो स को श हम बोल रहे हैं ना, ये हमारा क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। आप उसको ये तो बताएंगे भाई ये स है, श नहीं है, तो लेकिन वो सुधार उसका प्रैक्टिस करेगा ना बच्चा जब स्वयं होगा, और आप उसको यह बताएंगे कि ये करेक्ट है और ऐसा क्यों हो रहा है, उसके क्षेत्रीय भाषा की वजह से। 123 देखिए, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। पढ़ते समय, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पढ़ते समय ऐसा होता है, तो क्या रहेगा इसका, वो किससे ग्रस्त है, डिसलेक्सिया से, क्योंकि उसको लक्ष्य पढ़ना नहीं आता, डिसलेक्सिया। ठीक है, ये निमोनिक्स मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए, मतलब एक तरीके से जो ओड वन है वो हमें फाइंड आउट करनी है। पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य, समाचार पत्र, ये सारे क्या है, हम इनको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन टेलीविज़न हमारी दृश्य है, दृश्य श्रव्य दोनों तरीके की सामग्री है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संख्या पढ़ाते समय पहले संख्या की परिभाषा देती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है,
तो अध्यापिका कौन सी विधि का प्रयोग यहाँ पे कर रही है? तो देखिए ये निगमन विधि होती है। भाई एक बार ना हम इन विधियों को सारियों को समझ लेते हैं कि कौन सी विधि क्या होती है। निगमन विधि क्या होती है? शिक्षण में जो निगमन विधि है ना, ये वाली विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें हम कहाँ से कहाँ चलते हैं भाई? सामान्य से और विशिष्ट की ओर हम मूव करते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर हम मूव करते हैं। और इस विधि में क्या होता है? शिक्षक जो होता है पहले छात्रों के सामने कोई भी नियम प्रस्तुत करेगा, जैसे यहाँ पे टीचर ने डेफिनेशन दी, और तत्पश्चात उस नियम की सत्यता को कि ये नियम सही है उसको प्रमाणित करने के लिए टीचर उदाहरण देगा। ये तो थी हमारी निगमन। ठीक है, अब आते हैं आगमन विधि पे। यहाँ पे क्या होगा? पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कि जैसे ये है भाई, संज्ञा से ही लगा लीजिए, तकिया, पंखा, कार, ये सब क्या है? ये सारी संज्ञा है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किया, फिर यह विधि क्या कहती है? उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं, कि मतलब हर वस्तु के, किसी भी वस्तु के स्थान, नाम, भाव को संज्ञा कहा जाता है। तो उदाहरण से नियम की ओर हम बढ़े, विशिष्ट से हम सामान्य की ओर चले, मूर्त से हम अमूर्त की तरफ चले। तो यह जो विधि होती है ना हमारी आगमन विधि, इसको हम विश्लेषण विधि के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि में जो भी विद्यार्थी होता है, सर्वप्रथम वो उदाहरण देखते हैं और फिर उदाहरण की हेल्प से जो सिद्धांत है उसके नियम तक पहुंचते हैं, या सिद्धांत या नियम तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक होती है भाई, इसमें मेंशन है सूत्र विधि। तो सूत्र विधि क्या होती है? ये संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। जो संस्कृत की व्याकरण होती है ना, उसको सीखने की ये बहुत पुरानी विधि है। और इसमें जो व्याकरण के नियम हैं या व्याकरण के नियमों के सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को कंठस्थ कराया जाता है, लर्न कराया जाता है। सूत्रों का मुख्य उद्देश्य है घटे समुद्र पूर्णम। ऐसे देखो, ये क्या है? एक हमारा क्या है? एक संस्कृत का वर्ड है, मतलब घड़े में समुद्र भरना है। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले आपको जो संस्कृत के नियमों के सूत्र है ना, उनको याद कराया जाता है सूत्र विधि के अंदर। मतलब आप इसमें ना कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं। सूत्र विधि की अगर हम बात करें, जैसे घटे समुद्र पूर्णम, ये एक वर्ड हो गया, और इसका अगर हम लार्ज मीनिंग निकाले तो घड़े में समुद्र भरना। तो यहाँ कम शब्दों में हम अधिक बात कहते हैं, वो इस विधि का उद्देश्य होता है, सूत्र विधि का। मूव करते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रहेगा 126। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य हमारा क्या है? जो हम हिंदी भाषा सिखाते हैं उसका उद्देश्य क्या है? कि भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का बच्चों के अंदर विकास करना। बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण, जब बच्चे लिखते हैं तो उनकी जो लिखने की पोटेंशियलिटी है उसका आकलन आप कर रहे हैं, तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रहेगा? विचारों की स्पष्टता तो होगी, मौलिकता भी देखी जाएगी, बच्चे की कल्पनाशीलता भी देखी जाएगी, लेकिन उनकी मानक वर्तनी का इसमें सबसे कम रोल होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि नेक्स्ट देखिए भाई, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब जो कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे के बीच में बात होती है, वो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्यों है? क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ करने का एक आधारभूत माध्यम है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों की श्रवण योग्यता, श्रवण मतलब सुनना, उनकी सुनने की योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक चीज जो सहायक है, क्या वो ऑडियो टेप है, क्या वो शब्दों का श्रुत लेख है, क्या परस्पर बातचीत है, या भाषा की प्रयोगशाला है, वो हमने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो परस्पर बातचीत होगी, तभी तो उनकी सुनने की बात, कोई दो बात करेगा वो सुन पाएंगे। तो परस्पर बातचीत उनकी श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। किसी कण में कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? तो इसके उद्देश्य की पूर्ति जो नहीं करेगा भाई, उसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा
मतलब देखिए इसका मतलब है बच्चों के सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करें, उसमें शैक्षिक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। बच्चे उससे सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती, इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन से हैं? मतलब जो मेन कौशल है, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो कौशल हमने यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा सुनना और बोलना। आधारभूत, जिसका आधारभूत का मतलब होता है बच्चे हर जगह उनको यूज़ करते हैं। तो सुनना और बोलना यहाँ पे आधारभूत कौशल है प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। अक्षर बोध मतलब अक्षर को समझने की एक विधि इनमें से नहीं है। तो ये रहेगा प्रत्यक्ष विधि नहीं है। वर्ण विधि भी होती है, शब्द विधि भी होती है, वाक्य विधि भी होती है, जिनसे हमें अक्षर बोध होता है, अक्षर की समझ आती है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी, वो इसकी विधि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधित रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मतलब पहले बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता देखी, फिर उससे संबंधित रिकॉर्ड तैयार किया गया, तो कौन सा कार्य यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो हमने बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उनकी रिपोर्टिंग करना। ठीक है, रिपोर्टिंग करना ये महत्वपूर्ण काम रहेगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब उनकी पढ़ना, बच्चा कितना रीड कर पा रहा है, उस एबिलिटी को क्या करना है, असेस करना है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रहेगा? अक्षर जोड़कर पढ़ना। ये तो बहुत लो लेवल आ जाएगा भाई, चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, समझकर पढ़ना, पढ़ने में परवाह, लेकिन अक्षर जोड़कर पढ़ना ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क क्या है, ये हमने बताना है। तो ये है, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। किसका प्रयोग भाई? भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग जब हम करते हैं ना, जो मतलब बच्चे को लेके जो लिटरेचर होता है, बाल जो साहित्य होता है, उनका प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क यह है कि इनका जो प्रयोग होता है वो बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। लैंग्वेज से रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे हमारी हिंदी पेडागोजी के। होप करती हूँ कि सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एचटेट एग्ज़ाम, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।